एक हमारा फौजी वाला वीडियो था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। हम आज गालियों के ट्रेंड में इस कंपटीशन में, इस प्रतिस्पर्धा में हम कूद जाएं कि नहीं गालियां बहुत चल रही हैं। कंपटीशन में जा रहे हैं उससे पहले डिसाइड कीजिए कि कौन सा कंपटीशन आपके लायक है। एक तो है कि जिंदगी जीने का स्ट्रगल है मुंबई, सांस लेने का स्ट्रगल है मुंबई, और वो नहीं करना है हमको। नमस्कार, मैं अनुराग दांगे आप सभी का स्वागत करता हूं संवाद कोलकाता के एक्सक्लूसिव शो जिद कहानी जिंदगी की में। आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्टर उज्जवल श्रीवास्तव, जिन्होंने वायरल कलाकार के रूप में अपनी एक बहुत ही खास पहचान बनाई है। तो चलिए सीधे चलते हैं उज्जवल श्रीवास्तव के। एहसान ऐसे होते हैं पिंकी जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता, और तुमने दोनों मेरे लिए किया है। सबसे पहले आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए तो सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला सवाल आपसे है कि वायरल कलाकार के वायरल होने की क्या कहानी? वायरल कलाकार के वायरल होने की कहानी बहुत ख़ास भी है और कुछ वैसी भी नहीं है कि एक हमारा फौजी वाला वीडियो था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। आज सिर्फ पैसे कमाने की होती तो और भी ऑप्शन थे हमारे पास, पर ये जो वर्दी मैंने पहनी है ना, इसे कोई आम इंसान खरीद नहीं सकता है, इसे कमाना पड़ता है। एक्चुअली शुरू में मैं मोनोलॉग करता था, तो मोनोलॉग में एक बार हमने डिसाइड किया कि एक फ़ौजी कैसे स्टोरी लाया जाए जो उनकी अपनी ज़िंदगी होती है। तो वो वीडियो आया, वो बहुत हिट किया और शायद वो वीडियो वायरल हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सेलिब्रिटीज़ ने, बहुत सारे चैनल्स ने भी बहुत प्रमोट किया, उसको दिखाया। तो यस, दैट वाज, कह सकते हैं कि वो एक था जो वायरल कलाकार को वायरल कलाकार नाम दिया। अब एक तरीके से देखा जाए तो आप जब काम शुरू किए होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि अचानक से ये सारी चीज़ें मिल गई होगी। जब आपने YouTube चैनल की शुरुआत करा होगा तो आपको भी स्ट्रगल करना पड़ा होगा, आपने भी एक 2 100 सब्सक्राइबर के लिए एक तरीके से संघर्ष करा होगा। तो जब वो दौर रहा होगा तो कैसे मतलब अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रख पाते थे आप? देखिए, पॉजिटिव रख पाने का एकमात्र कारण यह है कि आप सोचिए नहीं कि आपको पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है। अपने आप को बिजी रखिए, और अगर आप बिजी रहेंगे तो आपके दिमाग में न ये ख्याल आएगा कि हम बहुत पॉजिटिव हमको होना है या बहुत हम नेगेटिव हो चुके हैं। तो जब वो प्रोसेस होता है तो आप काम करते रहिए। आप अच्छे लोगों को देखिए कि जो जैसे जिनको आप जानते हैं कि अरे ये 5 साल पहले ऐसा काम करते थे, अभी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप जब खुद को बिजी रखेंगे ना तो ये ख्याल आएगा ही नहीं कि हमें पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है। और बिजी रखने वाला जो आपका दिमाग चलेगा वो आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा, और ऑफ कोर्स आप एक कॉन्शियस माइंड में आप पॉजिटिव ही होंगे, अच्छे लोगों को सुनेंगे, अच्छे लोगों को देखेंगे, उनसे इंस्पायर होंगे, अब भी चलो ये वक्त है, हम भी इस लेवल पे जाएंगे। सो दैट्स हाउ। दैट मींस व्हाट यू जस्ट वांटेड टू से कि प्रोसेस से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। क्योंकि जब सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिमोटिवेशन आ सकता है, कहीं ना कहीं वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है। बट व्हेन यू लव द प्रोसेस तो क्या रिजल्ट आ रहा है, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अश्योर्ड होते हैं कि आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आना है। तो यू लव द प्रोसेस है। यस, राइट, है ना? ग्रेट। तो आई जस्ट वांटेड टू आस्क वन मोर क्वेश्चन कि जैसा कि किसी भी सफल इंसान के पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो वो अपने लाइफ में कभी ना कभी असफल जरूर हुए। क्या आपके लाइफ की कोई ऐसी असफलता है? हाँ, देखिए, असफल होना, जिंदगी जस्ट लाइक अ गाड़ी कह सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप असफल होते हैं तो एक टाइम मिलता है आपको अपना गियर चेंज करने का। अब उस टाइम पीरियड में आप उसको चेंज करके स्लो भी जा सकते हैं और बहुत फास्ट भी जा सकते हैं। तो वो असफलता जब मिलता है तो सफल होने का ख्याल आता है कि अरे यार अब तो हम बहुत फेल हो गए, बहुत असफल हो गए। जो आपका माइंडसेट होगा अब सिर्फ सफल होने के लिए होगा। तो ऐसा होते रहता है, और जो लोग जितने ऊंचाई पर चढ़ते हैं उतने खाई से ही आते हैं, क्योंकि खाई ही ऊंचाई बनाती है। इट्स लाइक प्रोसेस है वो कि आप नीचे से जाइएगा तो खाई छोड़ के ही ऊंचाई पर जाइएगा। तो असफल होना सफल होने का वो है कि अब असफल हो रहे हैं तो हम लास्ट सफल ही होंगे। एग्जैक्टली तो ये है कि अगर आप असफल हो रहे हैं, नो डाउट इट इज एन इंडिकेशन yes, आप yes. सफल होंगे। बस एक लास्ट चीज बचा कि सफल होना है अब, क्योंकि असफल तो हो गए। तो दैट्स हाउ आई थिंक कि दैट्स अ ग्रेट
थिंग एक्चुअली, और ये आज के यूथ्स को बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपने भी देखा होगा और हम लोगों ने भी देखा है, सोसाइटी में इस तरीके से चीजें हो रही है कि आज यूथ्स बड़ी हड़बड़ी में, और इस हड़बड़ी की वजह से वो कई बार असफल तो होते हैं, लेकिन वो असफल होने के बाद ऐसा नहीं कि वो फिर से प्रयास करें, वो रुक जाते हैं, थम से जाते हैं, वही कहते हैं ना कि सुसाइडल अटेम्प्ट्स तक लेते हैं। इस बारे में क्या वो क्या है ना कि अभी रील की दुनिया में लोग रियल रहे ही नहीं। मैं इंस्टाग्राम रील की बात कर रहा हूँ। आज जो जितना सक्सेस फेम सिंपल हो गया, वो टैलेंट आ नहीं रहा है, वो प्रिपरेशन हो नहीं रहा है, वो तैयारी हो नहीं रहा है। तो आप एक टाइम के बाद तो टूट ही जाएगा, क्योंकि आप चीजों को अपने अंदर रखेंगे तब तो आप देंगे, तब तो आप लॉन्ग टर्म में चलेंगे। अभी क्या है कि लोग रील बना के फेमस हो जा रहे हैं। अगर मैं एक्टिंग प्रोफेशन की बात करूं तो वो बहुत जरूरी है। मतलब आप जितना ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस होगा, जितना ज्यादा प्रिपरेशन होगा, उतना कॉन्फिडेंस होगा, और वो कॉन्फिडेंस ही आपको लंबे समय तक टिका सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए बहुत प्रिपेयर्ड हो। प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। विदाउट प्रिपरेशन बहुत सारे लोग होते हैं कि मैदान में कूद जाते हैं। अभी देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे पता है कि मैं बहुत प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे काम आता है, मैं काम जानता हूँ, 1-2 वीडियो नहीं चलेंगे, 2-3 वीडियो नहीं चलेंगे, 4 चलेंगे, क्योंकि पता है। और जो लोगों को नहीं पता, जो श्योर नहीं है कि यार हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो वो एक टाइम के बाद टूट ही जाएंगे। एग्जैक्टली। और यूट्यूब की दुनिया में आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे शख्स हुए जिनके सालों साल तक कोई भी वीडियो हिट नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ एक वीडियो कोई हिट हुआ और उसके बाद बाकी के पुराने सारे के सारे वीडियोस हिट हो गए, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन करा था। और ऐसा नहीं कि आज हम स्टार हो गए तो वो स्टार रहेगा, लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब इंडस्ट्री में ऐसे लोग हुए, एक दिन में बने, बहुत बड़े बन गए, बहुत फेम मिल गया, लेकिन नेक्स्ट डे उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं करा था। तो वो प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये चीज है, ऊंचाई पे बने रहने के लिए भी आपको तैयारी करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली। नहीं तो फिर आप कब ऊंचाई से निचले मैदान पे पहुंच जाएंगे, कोई कहा नहीं जा सकता। क्या यहाँ पे एक और चीज है कि आपके YouTube के जितने भी वीडियोस हैं, अगर उन वीडियोस को देखा जाए, अगर उस पर रिसर्च किया जाए, तो लगभग मैंने सारे वीडियोस में देखा है कि आपने कहीं भी स्लैंग्स इस्तेमाल नहीं किए, गालियाँ इस्तेमाल नहीं करा है। जबकि आज के दौर में YouTube पे पॉपुलर होने के लिए, व्यूज पाने के लिए ज्यादातर क्रिएटर्स क्या कर रहे हैं कि गालियों का सहारा ले रहे हैं। तो आप इस दौर में भी कैसे खुद पे कंट्रोल रख पाते हैं कि नहीं मुझे ये तो करना ही नहीं, कैसे आप खुद को एक्सक्लूसिव बना पाते हैं? देखिए, ये दौर हो या कोई दौर हो, चाहे ये एक्टिंग वाला काम हो, यूट्यूब वाला काम हो, या कोई भी काम हो, कंपटीशन बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कंपटीशन किससे कर रहे हैं और कैसे कंपटीशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है जानना। हम आज गालियों के ट्रेंड में, इस कंपटीशन में, इस प्रतिस्पर्धा में हम कूद जाएं कि नहीं गालियां बहुत चल रही हैं, लोग बहुत लड़ रहे हैं आपस में कंपटीशन की, मुझे बड़ा क्रिएटर बनना है। कंपटीशन में जा रहे हैं उससे पहले डिसाइड कीजिए कि कौन सा कंपटीशन आपके लायक है। दिमाग में भूसा भर के कोई सी भी कंपटीशन नहीं दी जाती है। कंपटीशन को भी सिलेक्ट कीजिए। आपको कंपटीशन सिलेक्ट करे उससे पहले आप कंपटीशन को सिलेक्ट कीजिए कि हमको किससे कंपटीशन रखना है और कैसे जाना है। तो हमको नहीं लगता कि ये कंपटीशन मेरे जरूरी है कि सारे गाली दे रहे हैं तो हम भी गाली दें। और एक और चीज है कि आज जो भी जनरेशन है हमारा, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। वीडियोस और यूट्यूब की बात करें तो अलग अलग, पापा अलग हेडफोन लगा के देख रहे हैं, बहन अलग देख रही है, भाई अलग देख रहा है, एक जुड़ाव खत्म हो गया है। वो कौन चेंज लाएगा? जो गाली नहीं देंगे, जो फैमिली शोज बनाएंगे। मेरे ऐसे वीडियोस हैं जो एक पहले जमाने में जैसे पर्दे पे नहीं लगाया जाता था, सारे लोग बैठ कर देखते थे, वैसे शो होते हैं। मेरे जितने भी बॉयज हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल हैं, इवन फैमिली वाले बड़े बड़े टीवी पे स्नैप वीडियोस आते हैं कि पूरी फैमिली आपका वीडियो देख रहा है। तो उस कंपटीशन से, गाली वाले कंपटीशन से हम खुद को दूर ही रखते हैं, क्योंकि वो मेरे लायक, वो कंपटीशन देना ही नहीं हमको जो करना है वो कर रहे हैं। और गालियां तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, अगर है भी तो वो एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि कौन किसको देखना है। ये बहुत वो प्राइवेसी होनी चाहिए कि आपको जो देखना है उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं या नहीं। और यूट्यूब तो बहुत सिंपल सा माध्यम है, कोई भी देख लेता है। तो मेरे ख्याल से गाली ग्लोज ना अब भी दे रहे हैं और ना हम कभी देंगे अपने यूट्यूब कैरियर में। ग्रेट, आपकी ये डिटर्मिनेशन सच में काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात अभी जो आपने कहा
कि कंपटीशन हर किसी चीज से नहीं करी जा सकती। अब मान लीजिए सड़क पे कोई 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम 130 की स्पीड से चलाना शुरू कर दें, वो कंपटीशन मेरे लिए था ही। हाँ, मेरा अपना जो पर्सनल कंपटीशन है, विल लुक इनटू दैट। ये एक बहुत बड़ी बात थी ऑडियंस को, नो डाउट ये जो बात आपने कही है ये दिल पे लगी होगी और शायद अपने लाइफ में इसको इस्तेमाल भी करेंगे। बिल्कुल। एक और बात कि आपके जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी वीडियोस होते हैं, उनमें से ज्यादातर वीडियोस के जो सेंटर में होता है वो यूथ होते हैं, मतलब इसकी कोई खास वजह? हाँ, खास वजह यह है कि यूथ पावर सबसे बड़ी पावर है। न्यूक्लियर से भी कहा जाता है कि बहुत मजबूत यूथ पावर है, और वर्ल्ड में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब कहते हैं कि यूथ जो कंट्री रखता है वो इंडिया है। और एक और चीज़ है ना कि यूथ ही आगे के फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, और जो यूथ की भावनाएं हैं, जो यूथ आज सोचता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, उनके लिए कोई तो चाहिए कि एक बांध के रखे उनको। हमारी अगर पावर है यूथ, तो हमको केयर भी करना होगा। कोई चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा मिल गया है तो ऐसा नहीं कि हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो इसलिए मेरे ख्याल से इसलिए मैं यूथ ओरिएंटेड वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के समय में यूथ की भावनाओं को समझना, उनके स्ट्रगल को समझना और उनके सक्सेस को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में जब आता हूं तो वो यही बोलते हैं कि आप हमारे सक्सेस, स्ट्रगल और परेशानियों को भी सेलिब्रेट करते हैं, और कोई तो है जो बोलता है। Exactly. तो मुझे अच्छा लगता है कि एक अलग जोन भी है और ज़रूरत भी है इधर काम करने का। Exactly. एक और बड़ी बात कि ये आपके जो वीडियोस आते हैं वो बेरोजगारी पे वीडियोस हों या फिर यूथ्स के जीवन शैली पे वीडियोस हों, क्योंकि आपके ज़्यादातर वीडियोस उसी पे बेस्ड होते हैं। तो जितनी भी वीडियोस हैं उन वीडियोस को देख करके ऐसा लगता है कि आप उस कैरेक्टर को वास्तविकता में जीते हो। मतलब ये कितना सही है? क्या आपके रियल लाइफ में भी ऐसी ही सारी चीज़ें होती हैं? नहीं, देखिए, समय मतलब बदल जाता है तो थोड़ा बहुत जीवन शैली भी बदल जाती है। पहले हम भी स्टूडेंट थे और अभी भी पढ़ते लिखते हैं, लेकिन जो जिस तरह के कंटेंट बनाते हैं हम, वो मेरा पास्ट है, मतलब वैसे हम करके आए हैं, और इसलिए वो लगता है कि ये उज्जवल वही उज्जवल है जो वीडियोस में है। लेकिन अब थोड़ा बहुत चीज़ें, मतलब अब तो जैसे लोग पूछते हैं कि आप क्या चीज़ का पढ़ाई करते हो, उनको लगता है कि मैं किसी एसएससी, यूपीएससी इस चीज़ की तैयारी करता हूँ, लेकिन नहीं, मैं अब अभिनय की तैयारी करता हूँ। और थोड़ी सी चेंज है, मैं अभिनय का छात्र हूँ जैसे लोग एसएससी और किसी भी कोर्स के छात्र होते हैं, तो वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, पास्ट रहा है तो चीज़ें वहाँ से उठा के वीडियोस में दिखाता हूँ, तो लोगों को लगता है कि ये रियल है, और वही एक एक्टर की जीत होती है, आई थिंक। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। जैसा कि एक दौर था जब आप यूपीएससी इश्क यूपीएससी समथिंग करके कोई वीडियो बना रहे थे, तो उस वक्त आपने अपने इंस्टा वगैरह प्रोफाइल में लगा था आप चले दिल्ली यूपीएससी कर रहे थे। मतलब हमें लगता है कि बहुत सारे मैसेजेस भी आपको कांग्रेचुलेशंस के आगे होंगे कि भाई चलिए यूपीएससी अब निकाल ही लीजिए, ऐसा हुआ? आज तक आते हैं सर, मतलब इनफैक्ट लड़कियां भी मैसेज करती हैं, तो कौन सा कोर्स है यूपीएससी देने के लिए, और सर कौन सा कोर्स है, ऐसे रिएक्ट करती हैं। पहली बात तो ना मैं लगता हूँ सर जैसा, ना यूपीएससी स्प्रिंट जैसा, लेकिन हाँ, उस समय मुखर्जी नगर इसलिए जाने के लिए बोला ताकि लोगों का अट्रैक्शन हो सके। और आज भी लोग जिस शहरों के मैंने वीडियो बनाया है, जैसे इश्क यूपीएससी मुखर्जी नगर, इश्क यूपीएससी इलाहाबाद, बनारस में भी जिस शहर का मैंने वीडियोस बनाए हैं, लोग जानते हैं कि मैं उसी शहर का हूँ। और मैं पटना में रहता हूँ, लोग पटना मिलते हैं तो ऐसे पूछते हैं कि कितने दिनों के लिए आए हैं। तो लगता है कि सही है, सही भी है, मतलब एक उनको जुड़ाव है मेरे से। अभी तो बनारस पे आपकी शायद वीडियो आने वाली है आज? इसके बीएचयू मैंने वीडियो बनाया। अच्छा, इसके बीएचयू जो वीडियो आपने बनाया, तो अभी बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि मतलब ये बनारस शिफ्ट हो गए हैं क्या, या बनारस में रह रहे हैं। मतलब ये सच में एक बड़ी बात होती है किसी भी एक्टर की जीत है। बिल्कुल, ये अच्छा लगता है। जैसे फौजी वाली वीडियो भी हमारी बहुत वायरल हुई, तो मतलब एज अ एक्टर तो लग रहा था कि आप यस। और एक टाइम के बाद तो मुझे लगा कि मुझ पे केस वेस भी हो जाए शायद, कि यार ये तुम कैसे वीडियो बना दिए, क्योंकि उन लोगों को होता नहीं है, और उसमें मैंने गलती से डिस्क्लेमर नहीं लगाया हुआ था। तो वो चीजें हुई, लेकिन एज अ एक्टर मुझे ज्यादा फायदा, जिस तरीके का वो वीडियो वायरल हुआ था, लोग बन जाते हैं सर, लिटरली। मतलब वैसे वीडियोस अगर वायरल होते हैं, इवन आपके वो वीडियोस हमें याद है कि बड़े बड़े न्यूज चैनल पे दिखाए जा रहे थे, देखिए एक फौजी ने क्या कहा। नॉट लाइक कि एक्टर ने, और वही चीज गड़बड़ हुआ, फौजी ने क्या कहा, और वो वायरल हुआ। हरभजन सर ने ऐसे लिख के डाला, हमारे इंडियन प्राउड क्रिकेटर, कि ये फौजी भाई ऐसे वैसे।
अगर लोग रिकॉग्नाइज कर लेते कि ये एक एक्टर है तो सीन कुछ और होता। लेकिन यस, अगर एक फौजी की कहानी देने में अगर सफल हुए हम एक फौजी के रूप में ही, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और खुशी की बात है। एक और सवाल है आपसे कि आपने थिएटर भी किया और ऑन कैमरा एक्टिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो इन दोनों में आपके लिए ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहा? चैलेंजिंग ऐसा कुछ है नहीं, मतलब दोनों कह सकते हैं कि अलग अलग भी है, मतलब एक समानांतर ही है। थोड़े बहुत चेंजेस हैं थिएटर में अभिनय करने का और कैमरे पे अभिनय करने का। मज़ा दोनों में आता है सर। थोड़ी बहुत अभी मतलब बिहार की बात करें तो मतलब ये ना कह सकते हैं कि कैमरा पे मूव करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपको सस्टेन करना है इकोनॉमिकली, आपको सस्टेन करना है फेम वाइज, और आपको काम करना है लॉन्ग टर्म में, तो आपको कैमरा पे मूव करना होगा। जैसा सिचुएशन है आज के थिएटर का, मैं 2-3 साल थिएटर मैंने भी किया है, एक्टिव था पटना रंगमंच में, और मतलब ये कह सकते हैं कि एक त्रासदी ही है कि जब हम बॉम्बे और दिल्ली के थिएटर को देखते हैं, उनकी मेहनत को देखते हैं, तो अपने यहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है। जैसे मेरे साथ के जितने भी लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाकी वो स्कूल डेज वाला ही ड्रामा चल रहा है उधर। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग मुझे लग रही है, उन तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, जैसे पटना रंगमंच में ये ज्यादा है सर। हमारे यहाँ पटना में इकोनॉमिक वाले फेज से बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो थिएटर से हैं। अगर आप दिल्ली या बॉम्बे के थिएटर को देखिएगा तो बहुत बड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट है, उनमें 500-500 ज्यादा जैसे फिल्मों में टिकट लगते हैं वैसे होते हैं। हमारे यहाँ या तो सरकार या तो हम खुद नहीं बना पा रहे हैं। वो आर्टिस्ट यहाँ सबको मुफ्त में बिल्कुल नाटक दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है, आर्टिस्ट को भी करना पड़ता है, आर्टिस्ट को भी पैसे नहीं मिलते हैं। तो थोड़ी बहुत मजबूरी भी थी हमारे लिए कि हमें जाना था। अगर हम उस स्टेज पे कैमरा पे मूव ऑन नहीं करते तो शायद चीजें मुश्किल हो जाती हमारे लिए भी। कितने लोग तो छोड़ देते हैं एक्टिंग करना सर। बहुत अच्छा आर्टिस्ट, बहुत अच्छा कलाकार ऐसी बर्बाद हो जाता है अभी जो फेज है, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो क्या करें? यही बात है। तो वो भी है, और एक ब्रॉड तो है ही कैमरा एक्टिंग और सोशल मीडिया आज। देखिए, अगर आपके पास कुछ आपके पास है चीजें, कुछ वैसे टूल्स हैं जो बहुत सही है, तो क्यों ना इस्तेमाल करें, क्यों ना उसका यूज सीखें। बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट हैं जो चाहते हैं कि नहीं ये बहुत गंदा है, ये थिएटर हमारा प्योर। रिस्पेक्ट है, लेकिन नए चीजों को भी आप देखिए, समझिए, वो भी जरूरी है। आज के चेंज में आपको ढलना होगा। तो दोनों मजेदार है सर, चैलेंजिंग दोनों ही है और दोनों मजेदार हैं। तो ये बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी लर्निंग आपने शेयर करा है उन लोगों से। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है आपसे कि जैसा कि मैंने आपके प्रोफाइल से देखा है कि आप न्यूज एंकर भी रहे हैं, ठीक है, तो उस दरमियान के कुछ ऐसे अनुभव जो आप साझा करना चाहें? देखिए, एक्टिंग करने से पहले या ड्यूरिंग एक्टिंग कह सकते हैं, बहुत सारा चीज़ सर हम वो किए हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ों में घुसे हैं। हम बहुत अच्छे एडिटर भी बनना चाहते थे, बहुत अच्छे कैमरामैन भी, एक कैमरा वाला सेंस भी रखना चाहते थे, एंकरिंग भी चाहते थे। इनफैक्ट आरजेस का वर्क भी हमने ट्राई किया है, बहुत सारा ट्राई किया है। और एज अ एंकर काम करने का जो फील याद है मुझे कि वो बहुत कॉन्फिडेंस दिया बात करने का। द वे यू स्पीक, आप रोड पे जाकर के लोगों से पूछते हैं कोई भी सवाल, वो कॉन्फिडेंस कैमरा पे एकदम हमको फील होता है कि वो चीज का ही मेरा मिला हुआ है। और एक बहुत अच्छा वो है कि जिस शो में हम एंकर थे डीडी बिहार पे, उसी शो में मुझे एज अ गेस्ट बुलाया गया और मेरा इंटरव्यू हुआ। बहुत बड़ी बात। और वो चीज जब हुआ तो लगा कि एंकरिंग करना भी सफल हो गया। एज एंकर जिस सीट पे बैठ के दूसरे से सवाल कर रहे थे और दूसरे के काम को अप्रिशिएट कर रहे थे, विद इन 1 ईयर वो सीट चेंज हो गया। और जगह जब चेंज होती है ना सर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। हाँ, और जगह जब चेंज होती है तो लगता है कि सही जा रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ, ग्रेट। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आपने एज ए प्रैंक स्टार शुरुआत करा, तो फिर आपने कौन सी ऐसी वजह रही कि अपने आप को बदलना मुनासिब समझा? देखिए, होता क्या है ना कि जब आपके अंदर से कुछ निकले, जैसे आप सोच रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं लेकिन अब हमको नया ट्राई करना है, वो इंसान जो पक गया काम से, जैसे अगर हम प्रैंक कर रहे थे
हमको लगा अब इसमें इससे ज्यादा हम कुछ एफर्ट डाल नहीं सकते हैं। और एक कलाकार ना मैकेनिज्म से बहुत डरता है सर, वो मशीन नहीं बनना चाहता है कि यार सुबह उठना है और ब्रश ऐसे करना है, ऑफिस जाना है और आ जाना है। उसके लाइफ में रोज हर्डल्स चाहिए, रोज प्रॉब्लम चाहिए और रोज सॉल्यूशन भी चाहिए। अब प्रैंक करने टाइम ये था कि एफर्टलेस काम था मेरे लिए। शाम में गए, 2 लोगों से कुछ कुछ किए और अपने लिए कुछ था ही नहीं, मतलब वो एक जॉब हो गया था कि ऐसे जाओ करो। नया कुछ करना था, नया कुछ सीखना था, नहीं मिल पा रहा था। एकदम लग रहा था कि अब हो गया, ये लग रहा था कि इस फील्ड के हम हो गए। और वो चीज बहुत घातक है। तब हम वहां से मूव ऑन किए और एक नई, मतलब वो भी टीम शामिल थी और कुछ नए लोगों के साथ कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की और ये चल रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहने की कोशिश करते रहनी चाहिए हमें, क्योंकि अगर आप रुक जाएंगे, थम जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप बेकार हो जाएंगे, आप एक तरीके से मशीन हो जाएंगे। एग्जैक्टली मशीन हो जाएंगे, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता लाइफ में। जब थ्रिल ना हो, लाइफ में कुछ बड़ा करने का एक तरीके से कहिए कि ख्याल ना हो, तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। जिंदगी ना, जिंदगी सस्पेंस वाली फिल्म होनी चाहिए सर। मजा बहुत है। एग्जैक्टली मतलब सब किलर है कि ऐसी है जिंदगी एक नॉर्मल, तो फिर वो मजे की बात नहीं। मतलब हमेशा लगना चाहिए कि यार आगे क्या है ना, वही जैसे वही मूवी वाली बात हो गई कि मूवी में अगर सब आपको पता चल जाए आगे क्या है, इसलिए इंटरेस्टिंग। और जैसे आप अपनी फिल्म को जिंदगी को सस्पेंस वाली फिल्म बनाएंगे ना, तो लोग भी आपसे जुड़े रहेंगे, लोग भी आप में इंटरेस्ट लेंगे, उन्हें अगले पल क्या होने वाला है इसका ख्याल नहीं आता है। राइट, एग्जैक्टली, यही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। खैर, जब फिल्म की बात हो रही है तो मुझे याद है कि आपने एक भोजपुरी की शॉर्ट फिल्म भी करी है, ब्रीथ, आई थिंक सो कि हाँ ब्रीथ, और उसे अवार्ड्स भी मिले हैं आपको, बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म के बारे में कोई अनुभव साझा करना चाहेंगे? सर, वो कहते हैं ना कि जौहरी ही सोने की या चांदी की पहचान करता है, और या पत्थर पहचान करके, मतलब पत्थर को बोलता है तुम तो सोना हो, तुम तो चांदी हो। वो फिर पत्थर अपने आप को ऐसे ढालता है, वो दिखने की कोशिश करता है। वाकया ये है कि जब मैं प्रैंक करता था तो चीजें बहुत, जैसे मैं बताया कि अब खत्म के कगार पे थी यार, बहुत हो गया ऐसे वैसे। तो राहुल केसिंग सर जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है, वो उन्होंने देखा एक बहुत पहले का काम मेरा, ब्लडस्टोन फिल्म थी जो एडिटिंग जब मैं करता था तो वहाँ का एक प्रोजेक्ट था, इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट था। तो वो उन्होंने देखा और बोला कि तुम एक मेरे साथ फिल्म करो, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट। वो फिल्म बना और वो फिल्म ना हमको क्लियर कर दिया कि नहीं, प्रैंक तो अब नहीं करना है, क्योंकि वो एकदम से नया था। उसके पहले मैं बहुत कॉमेडी फालतू सा टाइप का, मतलब एक होता है ना कि कोई अपना वो शेप वाइज काम नहीं था, कुछ भी कर दिया, कुछ भी बोल दिया। वो फिल्म के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आया, चाहे वो डायरेक्शन में मिल गया बहुत अच्छा, और वो ना एक जून दिया कि मेरे को ऐसे जाना है और ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसी चीज होंगी। और ब्रीथ बनने के बाद बहुत अलग कॉन्फिडेंस मिला है सर एज अ एक्टर। और राहुल केसिंग जिस तरह से उन्होंने, उस समय एकदम नया था मैं, और जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट करके बनाया, आज तक उनकी बातों से ही वायल कलाकार चल रहा है, जैसे मुझे ऐसा लगता है। और वो फिल्म बहुत चेंज लाया है मेरे पेरेंट्स के दिमाग में भी, पब्लिक के दिमाग में भी। एक एक्टर, बतौर एक एक्टर थोड़ी बहुत पहचान उसी से मिली कि ये अच्छा एक्टिंग कर सकता है, और वो एक्टिंग, वो प्रिपरेशन आज तक कंटिन्यू है अभी भी। ग्रेट। अपनी तारीफ हर किसी को पसंद होती है। जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं तो नो डाउट ये कहीं ना कहीं आपके काम की तारीफ ही हो रही होती है। आप अपना पर्सनल अनुभव साझा करें कि जब आपको आपके फिल्मों के लिए अवार्ड्स दिए गए तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ? सर, कुछ खास नहीं महसूस होता है हमको। महसूस ये होता है कि अवार्ड शो में मेरे पापा मेरे फर्स्ट रो में बैठे ताली बजाते हैं। पापा के ताली बजाने, मतलब मम्मी पापा पेरेंट्स के वो काम, सपोर्ट जब वो करने लगते हैं जो आपको पसंद हो। हमारे यहाँ यूपी बिहार या फिर हमारे जो पूर्वांचली जोन है, यही एक सक्सेस है कि आपके मम्मी पापा आपके काम को सपोर्ट करते हैं। उससे बड़ा सक्सेस यूपी बिहार और पूर्वांचल के छात्रों के लिए, लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। बच्चे को अगर एक छोटा सा मेडल भी मिल जाता है तो माँ बाप उसका जश्न मनाते हैं। और जब मुझे ब्रीथ के लिए अवार्ड मिला, वो पता था कि हम अच्छा काम किए हैं,
वो ऑलरेडी आप जब जैसे आपको लग रहा है अरे यार ये बहुत अच्छा काम कर दिया हमने, इसके लिए तो आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। उस समय मैं प्रिपेयर्ड नहीं था कि वैसे काम कर सकता हूँ। जब वो अवार्ड मिला तो हमको पता था कि अरे फिल्म बहुत अच्छा है, मिल जाएगा। मतलब एक होता है आपको अपने काम के लिए रिस्पेक्ट। मम्मी पापा जब बैठे, पापा आए हुए थे, जब वो ताली बजाए, महेश भट्ट, सपना चौधरी और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से बड़े सेलिब्रिटीज थे, उस जोन में पापा को देखना और वो मेरे लिए जब ताली बजा रहे थे तो वो अवार्ड था सर। हम तो ये फोटो सिर्फ क्लिक करा रहे थे, दिमाग और तो उधर ही था कि मतलब पापा बैठे हैं, उनको कितना अच्छा लग रहा है। तो मतलब ये अलग ही वाक्य है कि यार मतलब पापा को पता था कि कुछ करे, मतलब एक होता है ना कि, लेकिन कॉन्फिडेंस उनको नहीं था। जब वो फिल्म का अवार्ड मिला तो उनको कॉन्फिडेंस हुआ कि मेरा लड़का करेगा और यही करेगा और अच्छा करेगा। और अब तो मतलब फोन आता है तो क्या, पहले आता था कि पढ़ो लिखो तैयारी करो, क्या चीज की तैयारी कर रहे हो, अब आता है कौन सा वीडियो की तैयारी हो रही है। तो ये चीज चेंज बहुत बड़ा अवार्ड है सर, बहुत बड़ी चेंज है एक्चुअली, क्योंकि जिस परिदृश्य से हम और आप निकल के आए हैं, एक तरीके से अगर देखा जाए तो उस परिवेश में जनरली माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके बच्चे इस तरीके के काम करें। और आपने इस चीज़ को बिल्कुल बखूबी संभाल लिया, मतलब अपने माँ बाप को समझा पाने में सफल हो पाए। नो डाउट आप कैसे हो पाए इसके पीछे सिर्फ इतनी वजह रही कि आप अपने काम पे फोकस रहे। नो डाउट। और टाइम दिया, टाइम देना चाहिए मम्मी पापा लोगों को, मतलब एकदम नहीं कि हमको ये करना है तो आज यही करेंगे। अब मम्मी पापा के खिलाफ नहीं, टाइम बहुत जरूरी है। उनको ये एहसास दिलाइए कि आप ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हो, जो वो करने को बोल रहे हैं उससे बेहतर। मानेंगे, सब लोग मानता है। बिल्कुल सी बात है। नहीं तो आज के यूथ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे तो माँ बाप ही नहीं मान रहे, हमारे तो माँ बाप ही हमारे खिलाफ है। बहुत बड़ा ही है। खिलाफ इसलिए होते हैं क्योंकि शायद आप उन्हें समझा नहीं पाए। बिल्कुल। और जब आप प्रोसेस को प्रेम करोगे, जब आप काम मेहनत से करोगे और जब वो चीजें निकल करके आने लगेगी कि हाँ मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो ऑब्वियसली माँ बाप करते ही हैं, करते ही हैं। बिल्कुल सी बात है। खैर एक सवाल है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट जरूर रहा होगा जो सबसे बेहतरीन रहा होगा, बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। कैन यू एक्सप्लेन? अभी तो जैसे वायल कलाकार के बाद तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स छोटे छोटे जो हमेशा से सेलिब्रेट करता हूं मैं कि यार कश्मीर बटालियन से वीडियो कॉल आता है और जब 20 जवान मुझे बोलते हैं कि प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू भाई, वो मोमेंट सर मतलब कांट इमेजिन कितना खुशी देता है कि वो क्या अब वीडियो कॉल पे हैं, हमारे देश के 20 जवान मेरे साथ वीडियो कॉल पे हैं और ऑल आर सेइंग प्राउड ऑफ यू भाई। वो मोमेंट, या फिर बीएचयू में जाना और 10 मिनट के रास्ते के लिए 1 घंटा लग जाना, मतलब वो रास्ता 10 मिनट का था, पैदल चलेंगे तो वो लिटरली 1 से 1.5 घंटा मुझे लग गया क्योंकि लोग इतने मिल रहे थे। तो जब आपको अपने काम के लिए ऐसा ऐसा अप्रिशिएशन मिले जो आप कभी नहीं सोचे हो, कि हम कभी नहीं सोचे थे कि हम कश्मीर के उस बटालियन से मिलेंगे जो हमारी टुकड़ी इतना मेहनत और इतना स्ट्रगल से अपने देश की रक्षा करती है, वो अप्रिशिएशन बहुत अलग है। वो ब्रीद के लिए अवार्ड मिलना, पापा का मान जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि सेलिब्रेट हमेशा करना चाहिए और सेलिब्रेशन हमेशा आपको कॉन्फिडेंस ही देता है। यूट्यूब पे जब आप आए, आपने शुरुआत करा तो लगभग कितने दिन लग गए होंगे आपको जब यूट्यूब पे आपको पहचान मिलने लगी? कितने दिन लगभग? मतलब देखिए ऐसा कोई मीटर तो नहीं है, लेकिन मेरे केस में या वायरल कलाकार के केस में कहा जाए तो जब से मतलब वो फौजी वाली वीडियो और यूपीएससी स्प्रिंट्स पे जितने भी वीडियोस बनाए हमें, तो एक मतलब इश्क यूपीएससी एक हमारा सीरीज चलता है जो बहुत सारे अलग अलग शहरों की कहानियां होती हैं, उनके मतलब रहने वाले लोगों की कहानियां, छात्रों की कहानियां होती हैं। तो जब से इश्क यूपीएससी चला वीडियो, तब से लोग रिकॉग्नाइज करने लगे कि अरे यूपीएससी पे बोलने वाला तुम ही हो ना जी। जी जी हम ही हैं। तो तब से ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हर किसी की ज़िंदगी में अच्छे दिन होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे भी दिन होते हैं, मोमेंट्स होते हैं जो बहुत ही खराब होता है। कैन यू से सम मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ की वो सच में वर्स्ट मोमेंट थे आपकी ज़िंदगी के? पता नहीं, वर्स्ट मोमेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि मतलब सीढ़ी जब बहुत लंबी है तो आप ऊपर चढ़ जाएंगे तो लगेगा कि पहला सीढ़ी बहुत मुश्किल था, लेकिन वो प्रोसेस था। अब जैसे पटना प्रैंक्सर छोड़ा हमने तो कुछ नया करना था, क्या नया करना था ये नहीं पता था, और एक अच्छा टीम, अच्छे टूल्स को छोड़ देना और चीजें, जैसे एक होता है ना कि आप बहुत
चल रहे हो, जब अपने आप को ब्रेक करके किसी और फील्ड में जाते हो या फिर कुछ अलग ट्राई करते हो, तो वो एक फेज आता है, वो वर्स्ट डे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, कैमरा एक ऐसा मेरे लाइफ का चीज है सर, जिसके लिए हम बहुत वो रहते हैं। और जब हमने डिसाइड किया कि वायरल कलाकार बनाएंगे, तो एक लंबा प्रोसेस था जो मेरा बहुत खराब दिन में गुजरा, सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए। रोते रहता था कि यार कौन कैमरा, लिटरली रोता था कि कौन देगा जो शूट करेंगे कल। सब कुछ प्लान्ड है, एक्टर हमारा, हम खुद प्रिपेयर्ड हैं, राइटिंग है, लेकिन कैमरा नहीं है। लेकिन वही है कि वैसा कुछ खराब भी नहीं लगता है और खराब भी लगता है, तो ऐसा है। कैमरा के कारण बहुत सारा झेला है हमने। नो डाउट आपके लाइफ के स्ट्रगल्स भी बहुत ही बड़े रहे, बट द थिंग इज दैट कि जानना चाहते हैं कि अभी आप जो इतनी मेहनत करते हैं, कभी कभार सुनने में आता है कि आप कई दिनों से सोए नहीं, कई दिनों से खाना भी नहीं खाते, ऐसे भी बातें निकल के आती है। तो आप मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है? जैसे क्योंकि 12th अभी आप एक तरीके से देखा जाए तो एक स्टेबल लाइफ जी रहे होंगे, आपकी चीजें बेहतर हो चुकी होंगी, बेहतर हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। नहीं, चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन प्रेरित करता है क्या ना सर कि 11th 12th के बाद डिसाइड किया हमने कि एक्टिंग करेंगे। तब उज्जवल अकेला था सर, और अब उज्जवल करीब 10 लोगों के साथ है, और 10 लोगों की 10 फैमिली, यानी टोटल आप जिम्मेदारी समझिए कितनी बड़ी है। वो 10 लोग सिर्फ 10 लोग नहीं है, 10 फैमिली है। और जब हम रात में एडिट करते हैं तो बस यही ख्याल आता है सर कि जैसे मेरा लाइफ बेहतर हो रहा है, वैसे हम वो 10 लोगों की लाइफ को बेहतर करें। और वो जब 10 लोग दिखते हैं ना, तो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा मेहनत हमको करना है, एज अ लीडर कहें, एज अ फेस कहें, वायरल कलाकार। तो वो चीज़ बहुत प्रेरित करती है कि जब आपके कारण 10 लोग खड़े हैं, काम कर रहे हैं, हम नहीं खाना खाए, शूटिंग हो रहा है, तो हमारे साथ साथ 10 लोग भी बिना खाए शूट कर रहे हैं। मेरा टीम सर बहुत प्रेरित करता है हमको काम करने का, और मेरे टीम में मेरे से बेहतर भी लोग हैं, वो भी और ज़्यादा इंस्पायरिंग है मेरे लिए कि मेरे बात पे, मेरे कहने पे, मेरे जुड़ाव से, मेरे लगाव से वो वैसे ही काम करते हैं जैसे हम मेहनत करते हैं। तो नो डाउट सर, टीम बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है हमको बहुत मेहनत करने के लिए। क्या बात है, एक बहुत बड़ी बात आपने कही। कई बार मैंने देखा है कि आपके इंटरव्यूज़ टेलीविजन पे तो चले ही हैं, अखबारों में भी छपे हैं, और अखबारों में जब आपकी खबरें छपी हैं तो वो सुर्खियां बनी, जैसे आपके जिद की चर्चाएं हुई। जैसे कुछ हेडलाइंस हमारे पास है, जिद से बदली उज्जवल ने अपनी राह, दूसरा है जिद ने लगाई अवार्ड की झड़ी, और जो ये हमारा शो है, इस शो का भी नाम है जिद कहानी जिंदगी की। तो इस शो में आपके उस जिद की तो बात होनी ही चाहिए, जिस जिद का जिक्र हर जगह हुआ है। देखिए सर, जिद होना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं कि आप एक एक्टर हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं या फिर बहुत फेम कमाना चाहते हैं। जिद उस छोटे से बच्चे से सीखा जा सकता है, जब वो माँ, जब वो पापा बोलने की कोशिश करता है, जब वो ऐसे खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है। वो जिद हम बड़े होते हैं तो बहुत लोग खो देता है कि पता नहीं होता है कि इस चीज़ के लिए कैसे फाइट करना है, इस चीज़ को अचीव करने के लिए कितना जिद्दी होना ज़रूरी है। और वो ना हम सीखते हैं ऐसे कि अब जैसे आपके अंदर है कि यार ये चीज़ हमको करना है, तो आपको उसके लिए जिद्दी होने के साथ साथ मेहनती भी होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हम जितना जिद्दी हैं उससे ज़्यादा मेहनत करने की और मेहनती होने की कोशिश करते हैं। और हमको तो ऐसा लगता है कि जिद ना बहुत बहुत बड़ी बात है। किसी काम के लिए अब आप लग गए, आप जिद्दी हो गए, तो आपको सक्सेस मिलेगी ही सर। अगर आपने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है, बहुत फेम कमाना है, या फिर सिंपल सी बात है कि आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, जिस दिन आप उसके लिए जिद्दी हुए और प्लस मेहनती हुए, मिलेगा सर। इसलिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ मेहनती भी। हाँ, जिद्दी होना ज़रूरी है, लेकिन साथ में जो आपने ऐड ऑन करा है कि मेहनती, क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है बिल्कुल कि हम जिद करेंगे तो चीज़ें मिल ही जाएंगी। जिद करेंगे लेकिन आप एक्शन नहीं लेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, तो शायद वो चीज़ें आपको हासिल नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ी बात आपने कहा है। एक और सवाल आपसे कि इश्क ए स्याही के नाम से आप यूट्यूब चैनल पे कविता पाठ भी करते हैं, और अब जिंदा चौखट, दरवाजे, खिड़कियां हैं बस, कि घर बड़ा
और दिल खाली खाली सा। हाँ। आप एडिटर भी हैं, आप डीओपी का काम भी संभाल लेते हैं, हाँ। आप डायरेक्शन भी कर लेते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, मतलब एक ही उज्जवल में इतने सारे टैलेंट कैसे? सर अगर आप यूट्यूबर हैं, नो ऑफेंस टू टिकटॉकर एंड रील्स वाले लोग, तो आपको बनना पड़ेगा सर ऐसा। अगर आप यूट्यूबर हैं, देखिए एक अच्छे होटल का मालिक या अच्छे रेस्टोरेंट का मालिक वही बन पाता है जो एक सेफ भी हो, जिसको पता हो कि अगर उसका खाना बनाने वाला चला जाए तो उसको बनाने आना चाहिए। Exactly. ऐसा नहीं कि हम दुकान खोल दे, रेस्टोरेंट खोल दे, बहुत अच्छा डिशेस बनाने वाले गायब हो गए तो आपका नहीं चलेगा। बंद हो जाएगा। दैट्स हाउ यूट्यूब वर्क। Exactly. यूट्यूबर बनना है आपको तो प्रोडक्शन की सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, एडिटिंग, कैमरा हैंडलिंग, क्योंकि जब आप चलते हैं ना सर तो अकेले होते हैं। Exactly. टीम बनाने में तो बहुत लंबा, लाखों का टाइम, मतलब लाखों सब्सक्राइबर और एक लंबा पीरियड होने के बाद टीम बनता है सर। मेरे ये में तो था कि बहुत पहले से कुछ लोग थे, जैसे अजय और राहुल, रवीश, कुछ लोग थे जो बहुत पहले से थे। तो यूट्यूब जब आप करते हैं और सोचते हैं कि हमको ये करना है, तो प्रोडक्शन की सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। और इश्क़ स्याही का जो बात है वो हमारे राइटर की देना सर। वो हमसे सुई घोप घोप के वीडियो बनवाते हैं कि नहीं आपको करना है, नहीं आपसे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, आपको कविता आपसे सुनना चाहते हैं, बहुत लोग बोलते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो उन लोगों के लिए करता हूँ सर। बाकी एक्टिंग से ज़्यादा कुछ खास कुछ नहीं लगता हमको। लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरी आवाज़ को थोड़ा बहुत अप्रिशिएट कर देते हैं, तो उनके लिए लगता है कि कुछ तो करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए। आपकी आवाज़ सच में काबिल तारीफ है, लोग पसंद करते हैं, लोग सुनते हैं। एक और सी बात मेरे मन में है कि आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे सेलेब्स के साथ फोटो डाल रखा है। ऐसा लगता है कि कई बार वो सारे सेलेब्स ने आपको ये ऑफर ज़रूर करा होगा कि यार कहाँ हो, मुंबई आ जाओ। मतलब कैसे आप खुद पे ये कंट्रोल बना के रखे हुए हैं कि अभी भी बिहार में हैं? देखिए सर, ये बहुत बड़ी बात है ना सर कि अभी सीन क्या हो रहा है, जो भी लोग बिहार में अच्छा कर रहे हैं ना वो मूव कर जा रहे हैं, और मूव कर जा रहे हैं, करवाया भी जा रहा है, और उनके पास लैक ऑफ टूल्स, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज भी हैं जिसके कारण उनको करना पड़ रहा है। मेरे से भी बहुत ऐसा लोग बोलते हैं अरे भाई तुम अच्छा कर रहे हो, तुमको तो मुंबई में होना चाहिए। सर बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे ऑफर्स आए होंगे कि हाँ, मैं सब देख लूंगा। बिल्कुल ऐसे बहुत आते हैं, लेकिन दिक्कत वही है ना सर कि एक तो है कि जिंदगी जीने का स्ट्रगल है मुंबई, सांस लेने का स्ट्रगल है मुंबई, और वो नहीं करना है हमको। एक्टिंग के लिए सिर्फ स्ट्रगल करना, मेरा विजन मतलब एकदम क्लियर है सर कि हम क्यों वहां जाएं जहां पे मेरे काम से ज्यादा स्ट्रगल हमको सांस लेने के लिए करना पड़े, यहाँ से वहां जाने के लिए करना पड़े। अभी हाँ चीज दिक्कत होती है यहाँ पे कि अच्छे लोग बहुत कम ही हैं, जो भी हैं वो मुंबई शिफ्ट कर गए, लेकिन वही है कि कोई तो बचे सर बिहार में जो ये मतलब सच में आपने बहुत बड़ी बात कहा है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो मुंबई शिफ्ट कर गए और आज मतलब अपना जो फ्लैट है उसका रेंट तक नहीं दे पा रहे। बिल्कुल सर, मतलब 2 टाइम खाना भी मिल पाएगा उनको, इसका भी भरोसा नहीं है, और दे आर देयर, भाग रहे हैं, स्ट्रगलिंग एक्चुअली, भाग रहे हैं। तो आपने कहा ना सांस लेने के लिए भी स्ट्रगल है। जैसे मुंबई कहा जाता है सर कि बॉलीवुड है, एक्टर का हब है, ये है वो है, लेकिन व्हाट आई फील बहुत टाइम तक मुंबई में रहे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी जैसे अजय और राहुल बहुत करीबी हैं, वो लोग मुंबई में ही रहते हैं, बहुत बार घूमा है, बहुत बार देखा है सर। वहाँ पे ना एक्टर का स्ट्रगल एक्टिंग से नहीं, एक्टिंग से होने से ज़्यादा उनके जीने रहने खाने का है, वो मुझे पसंद नहीं है सर। हमको स्ट्रगल करना है तो एक्टिंग के लिए करना है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और अगर हम स्ट्रगल, मान लीजिए सर कि अगर हम बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, और स्ट्रगल हम खाने के लिए करें, स्ट्रगल हम EMI देने के लिए करें, तो हम एक्टिंग का प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। मेरा दिमाग उस जोन में रहेगा नहीं कि हमको स्ट्रगल, आज हमको एक्टिंग में ये सीखना है, ये इंप्रूव करना है। लोग कैसे करते हैं, लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं सीखता हूँ कि कैसे लोग, क्योंकि एक टाइम के बाद तो जाना ही है, लेकिन वो चीज़ें सीखने की कोशिश करता हूँ। और अभी ऐसा लगता है कि अभी इस स्टेज में एक्टिंग को छोड़ के हम कहीं स्ट्रगल करें तो टाइम वेस्ट होगा मेरे लिए। एग्जैक्टली, बहुत बड़ी बात आपने कहा, बहुत ही शानदार इंटरव्यू रहा। मुझे अंतिम सवाल आपसे, या यूं कहे कि एक गुजारिश, यूथ्स को कुछ संदेश देना चाहे तो प्लीज। वही सर, विजन क्लियर कीजिए, बाकी टैलेंट्स तो बहुत हैं, बस विजन क्लियर नहीं है कि मतलब फेमस होना है। ये वर्ड बहुत लोगों से मैं सुनता हूँ सर कि अरे भैया हमको भी फेमस होना है, ये नहीं होना चाहिए। विजन नहीं है आपके पास, हमको पैसा कमाना है, लेकिन विजन नहीं है कैसे कमाना है,
वो पहले विजन क्लैरिटी रखिए। ऑफ थॉट्स नहीं। आपको फेमस होना है, लेकिन आप सोचिए कि कैसे होंगे। कैसे होंगे? आप तो मर्डर करके भी फेमस हो सकते हैं, Exactly. लेकिन वो नहीं करना है आपको। तो करना क्या है, वो विजन क्लियर कीजिए पहले। और जब आप देखिए, जब आपको दिखता है कि ये रास्ता है, तो चल जाएंगे। वो चलते चलते एक दिन पहुंचना ही है, लेकिन एटलीस्ट रास्ता तो ढूंढिए कि किस रास्ते से जाना है। बहुत सारे लोग हैं सर, बोलते हैं फेमस होना है, पैसा कमाना है। आपसे भी एज ए मोटिवेटर आप इतना अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, पैसे कर, लेकिन कैसे करना है कभी सोचे नहीं Again, उन्होंने। it comes to process. या प्रोसेस, Process ही नहीं पता। वो पहले डिसाइड कीजिए। बाकी तो यूथ एनर्जी इज अ, मैंने शुरू में ही कहा कि वो Exactly, वो तो मतलब आपने बहुत ज्यादा, सारी चीजों को एक तरफ तो रख ये दिया है, और यूथ के एनर्जी को एक तरफ रख दिया। विजन क्लियर होना चाहिए सर। नो डाउट, क्लैरिटी ऑफ विजन चाहिए लोगों के लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Thank you, thank you. थोड़ा सा पर्सनल सवाल में भी हो सकता है, और लोगों को शायद हाँ। इंतजार होगा कि मतलब यूट्यूब से तो सब कुछ सही चल रहा है, नाम हो गया, इज्जत मिल रही है, पैसे भी मिल रहा है, Great. इसलिए 10 लोग हैं मेरे साथ। और खुशी है कि 10 लोग जो हैं वो आज फ्री हैं, मतलब अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट नहीं हैं, और चाहते भी हैं कि ना हो वो लोग, और पैसे मिल रहे हैं इसलिए अच्छा काम हो रहा है। और विजन तो है ही हमारा कि बहुत कुछ बड़ा करने का। जैसे हमारी टीम में मैकेश भैया हैं, मांजिल भैया हैं, रबीश, राहुल, अमित, नीलेश, बहुत सारे लोग हैं, अजय हैं, रिकी है। इन लोगों को इसलिए मैं काम लेके साथ कर रहा हूं कि पता है कि पैसे आएंगे। लोगों का टाइम और एनर्जी वेस्ट करना ना बहुत बुरी बात है सर। अगर आपको पता है कि पैसे नहीं कमा पाएंगे तो 10 लोगों को अपने साथ टाइम वेस्ट नहीं करने देना चाहिए। और आज हमको पता है कि हम कल को आज इनके लिए रेवेन्यू मतलब एक फ्री कर दिए हैं कि आप मतलब इतना तो है कि आप सोचेंगे नहीं कि यार अब भाई हमको एक्टिंग छोड़ के पैसे कमाने के लिए कुछ और काम करना होगा। एक टाइम आएगा जब वो सेविंग भी करेंगे। तो वायरल कलाकार और एज अ लीडर, एज अ फेस, हमको यही लगता है कि पैसे आएंगे तो कलाकारों की इज्जत बढ़ेगी। आज अगर हम बैठ के आपसे बात कर रहे हैं तो मेरा दिमाग उस सेटअप में है कि हमको पापा से पैसे नहीं लेने हैं। हमको काम करने के लिए पैसे, मतलब एक फ्री माइंड सेटअप है, तभी क्रिएटिविटी आएगी, तभी काम कर पाएंगे। Exactly. तो ये है, पैसे आ रहे हैं और आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये इंटरव्यू बहुत ही शानदार रहा। Thank you, आई एम सो thank मच you. हैप्पी आफ्टर इंटरव्यूइंग यू एक्चुअली। थैंक यू। तो विदा लेते हैं दर्शकों से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा गिफ्ट जो हमारे चैनल की तरफ से, संवाद कोलकाता की तरफ से आपके लिए है। हम क्या बात। चाहेंगे कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। आज के इस खास एपिसोड में आप सभी को यहीं पे छोड़ूंगा और विदा लूंगा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, और फिर होगी किसी और शख्सियत से खूब सारी बातें सीखेंगे और हम जीतेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।